अगर एक दिन गांधी जी खड़े होकर देशवासियों से कहते ना कि 72 घंटे हैं आप लोगों के पास, जहां भी अंग्रेज दिखें मारो सालों को, तो केवल 72 घंटों में भारत आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया नहीं। पता है क्यों? सुनो। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने पूरे भारत का बुरा हाल कर रखा है। देश में ना शिक्षा बची है और ना ही स्वास्थ्य बचा है। केवल दो प्रकार की चीजें बची हैं, एक तो दास्यता, गुलामी, और दूसरा बागीपन। मतलब या तो लोग चुपचाप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई कंपनी, फैक्ट्री, कारखानों में उन्हीं के बनाए हुए कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्हीं के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अंग्रेजों के घरों में ही मुलाजिम है। कोई कपड़े धो रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई बागवानी कर रहा है, तो कोई अंग्रेजी मेम साहबों की अर्दली बना हुआ है। ये पहले प्रकार के लोग थे जिन्होंने दास्यता, गुलामी, पराधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो दूसरा प्रकार था वो हमेशा गुस्से में रहता था, अंग्रेजों की कोई भी बात अच्छी या बुरी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये लोग कहीं गुट बना रहे थे तो कहीं संगठन बना रहे थे, कहीं हथियार इकट्ठा कर रहे थे तो कहीं अंग्रेजों के घरों, दफ्तर, बैंकों में चोरी डकैती कर रहे थे। और ये था दूसरे प्रकार का भारत जो बागीपन के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए इनके माथे पर खून सवार था। अब गांधी जी इन तीनों प्रकार की सिचुएशंस को ठीक से समझ रहे थे। पहला तो अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे, शासन प्रशासन कर रहे थे और भारतवासियों पर जुल्म ढा रहे थे। दूसरे ये दास बन चुके लोग जिन्होंने गुलामी को, पराधीनता को स्वीकार कर लिया है, जैसे भगवान की मर्जी ही है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी करनी है। और तीसरे प्रकार के ये लोग जो बगावत करने के लिए एकदम तैयार हैं। अब जब गांधी जी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि आप जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं पहले उन्हें जानिए तो, उनकी जरूरतों को समझिए तो, और इसका सबसे बेहतरीन रास्ता है भारत भ्रमण। बस गांधी जी ने 1915 से 1917 तक में बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता, हरिद्वार, अहमदाबाद, मद्रास, कराची और लाहौर होते हुए लगभग पूरे देश की यात्रा ट्रेन से कर ली, और इस दौरान करोड़ों लोगों से मिले, उनकी जरूरतों को जाना और उनकी मंशा को समझा। और फिर इतना कुछ करने के बाद 1917 में गांधी जी के सामने पहला केस आया बिहार चंपारण का, जहां अंग्रेजों ने किसानों को डरा धमकाकर बड़ी लूट मचा रखी थी। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि चंपारण के किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन के 15% में नील की खेती अंग्रेजों के लिए करनी ही होगी। अगर नहीं किया तो मार पिटाई होगी, ऊल जुलूल टैक्स लगाए जाएंगे और कुल मिला के परेशान किया जाएगा। अब उस समय एक तो पैदावार वैसे भी कम थी और 15-20% जमीन में अंग्रेजों के लिए नील उगाना था। इससे किसान बेहद दुखी थे। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे, एक एक किसान से जाकर मिले और उनकी समस्या को सुना, उनकी मांग पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। जब गांधी जी ठीक से अंग्रेजों के क्रूर नियम कानूनों को जान गए और किसानों की मांग को समझ गए, तब उन्होंने किसानों को सलाह दी कि आपको कोई उपद्रव नहीं करना है, कोई उग्र नारा नहीं लगाना है, कोई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कुछ भी नहीं करनी है, केवल अपना काम करते रहना है बस। अगर आप चाहते हैं कि आपको गेहूं लगाना है तो आप गेहूं ही लगाओ। अंग्रेज लोग आकर कुछ भी कहते रहे, आपको अनसुना कर देना है, ना उनका पलटकर जवाब देना है, ना उनसे कोई बहस करनी है, केवल अपना काम करते रहो। और गांधी जी वहां कुछ महीनों तक रुके भी। जब अंग्रेजों ने देखा कि यार किसान तो बात मान ही नहीं रहे हैं, पूरे खेत में गेहूं की बुआई हो गई, तो उस समय के चंपारण के कलेक्टर वहां पहुंचे और गांधी जी को कहा कि आप तुरंत चंपारण जिला छोड़ दीजिए वरना आप पर कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। गांधी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए, आपको जो करना हो, कानूनी कार्यवाही करना हो, डंडे चलाना हो, मार कुटाई करनी हो, आप कर लो, मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। उस कलेक्टर ने गांधी जी के खिलाफ केस कर दिया और गांधी जी कोर्ट पहुंचे तो गांधी जी के साथ 2000 से ज्यादा किसान भी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में जज ने पूछा कि आपने खुद कानून क्यों तोड़ा और किसानों को कानून तोड़ने के लिए क्यों प्रेरित किया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने और किसानों ने केवल अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के अपना काम किया है। अब इससे अगर आपका बनाया हुआ क्रूर कानून टूट गया है तो आपको जो सजा देनी हो आप दे दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतना सुनते ही पीछे से किसान चिल्लाने लगे कि जो सजा गांधी जी को होगी वही सजा हमें भी चाहिए। फाइनली कोर्ट से गांधी जी को छोड़ा गया और फिर कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने अपने उस क्रूर कानून को खत्म कर दिया और बिहार चंपारण के किसान अपनी मर्जी से फसल उगाने लगे। गांधी जी ने अपने पहले केस को ही जिस स्मार्ट तरीके से डील किया वो तरीका इन्हें पसंद आ गया और लगा कि अगर हम इस तरीके से अपनी बात रखेंगे तो अंग्रेज लोग आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। फिर इसके बाद गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में लगभग 18 भूख हड़ताल और उपवास किए और 9 सक्रिय आंदोलन किए, जिनका परिणाम आज हमारे सामने है।
ऐसे सत्याग्रह करके अपना काम कराने का तरीका शायद गांधी जी को बहुत पसंद आ गया। इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी ना कि 72 घंटे का टाइम देते और अंग्रेजों को मरवा देते, इसीलिए गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। और एक बात और है, गांधी जी को यह भी पता था कि जब आम लोग भीड़ का रूप ले लेते हैं ना, तो वो फिर कंट्रोल में नहीं रह जाते और भीड़ को आक्रामक होने में जरा भी देरी नहीं लगती। और अगर एक बार भीड़ आक्रामक हो गई तो हम किसके विरोध में आए थे, कई बार ये भी दिखना बंद हो जाता है। और आपने कई बार देखा होगा, लगभग हर बार हर जगह यही होता है कि प्रोटेस्ट पीसफुल शुरू हुआ और फिर किसी ने उपद्रव मचा दिया, भगदड़ मचा दिया और फिर पुलिस को मौका मिल जाता है लाठीचार्ज करने का और प्रोटेस्टर का विरोध करने का। इसलिए गांधी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ ऐसा कभी ऐलान नहीं किया कि मारो सालों को, हमेशा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का ही रास्ता अपनाया। पर इस सब के बाद भी मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि इस देश को आज़ादी दिलाने में जितना योगदान नरम दल के नेताओं का है, लगभग उतना ही योगदान गरम दल के नेताओं का भी है। आप क्या कहते हो बताओ जरा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। शुक्रिया।